अच्छा, जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, उसमें हमने डिस्कस किया था फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, मतलब हमने फ़ोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन लिया था और उसका ये भी पढ़ा था हमने कि फ़ोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए सनलाइट की प्रेज़ेंस में। अब हमने फ़ेज़ेज़ पढ़नी है कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता है, वो कितनी फ़ेज़ेज़ में होता है और ग्लूकोज़ की सिंथेसिस कितनी फ़ेज़ेज़ में होती हैं। अच्छा, तो जो ग्लूकोज़ की सिंथेसिस है ना, वो 2 फ़ेज़ेज़ में होती है, यानी फ़ोटोसिंथेसिस 2 फ़ेज़ेज़ में होती हैं। एक होती है दिन के वक़्त जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको अपना रिएक्शन करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। और दूसरी फ़ेज़ेज़ होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, यानी फ़ोटोसिंथेसिस का आधा काम दिन के वक़्त हो जाता है सूरज की रोशनी में, और जो बाकी आधा काम रहता है, वो किस वक़्त हो जाता है, वो रात के वक़्त हो जाता है। ठीक है? और आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है, वो हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है? अगर हम बात करें फ़ोटोसिंथेसिस की 2 फ़ेज़ेज़ की, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको लाइट फ़ेज़ बोलते हैं। अच्छा, ये थाइलाकॉइड में होता है। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड के अंदर होता है ये रिएक्शन। इसको रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। ठीक है? क्योंकि ये दिन में होता है, इसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है? और जो आगे आपका होता है ना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, जो रात को भी हो सकता है। तो इसमें इसको में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच जो है ना, ये एनर्जी सोर्सेज़ हैं, जो दिन के वक़्त सूरज की रोशनी से लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए जो एनर्जी को स्टोर किया जाता है, इसी एनर्जी को रात को यूज़ कर लिया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन को। ठीक है? जो लाइट रिएक्शन है उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट की मौजूदगी में होता है। और ये वो स्टेज है फ़ोटोसिंथेसिस की जो थाइलाकॉइड में होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है ना आपका, उसके थाइलाकॉइड में होती है। ठीक है? और इसमें जो है प्लांट क्या करता है, सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी जो है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है एक पिगमेंट के अंदर। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और वो पिगमेंट क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर में, या एनएडीपीएच की फॉर्म में स्टोर होती है। और जब आप इसको ज़रूरत होती है तो आप इसको यूज़ कर लेते हो। ठीक है? और इस प्रोसेस में एक और चीज़ बनती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। वो एज़ बाय प्रोडक्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, यानी प्लांट को जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो बॉडी से बाहर एज़ अ ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है? मतलब लाइट रिएक्शन में इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सूरज की मौजूदगी में होता है। इसमें सूरज से आने वाली रोशनी जो है, लाइट एनर्जी जो है, उसको इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है? और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या-क्या बना दिया जाता है? एटीपी और एनएडीपीएच को बना दिया जाता है, और साथ ऑक्सीजन भी बनती है एज़ बाय प्रोडक्ट के तौर पे, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसको ज़रूरत नहीं होती बनने की। अच्छा, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फ़ॉलो करना होता है। मतलब ये प्रोसेसेस होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान। सबसे पहले लाइट एब्ज़ॉर्प्शन होती है, फिर होती है वाटर स्प्लिटिंग यानी फ़ोटोलाइसिस का प्रोसेस, जिसमें जो पानी है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होते हैं, वो टूट जाते हैं। फिर एटीपी बनती है और एनएडीपीएच बनता है, क्योंकि हमने पीछे बात की है लाइट रिएक्शन में कि इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होती है? क्लोरोफिल इन फोटो सिस्टम टू एब्ज़ॉर्ब द सनलाइट। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो आपकी डायग्राम है, ये आपका फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है? इस फोटो सिस्टम 2 पे लाइट एनर्जी पड़ती है। ये सूरज से आने वाली जहाँ लाइट लिखा है, ये लाइट एनर्जी यहाँ पे पड़ेगी, तो जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये ऊपर मूव कर जाएँगे। जहाँ लिखा हुआ है ना 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मूव कर जाते हैं। ठीक है? मतलब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल पर पड़ी और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएँगे और यहाँ खाली स्पेस हो जाएगी। अच्छा, देखो, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएँगे? एक्साइट हो जाएँगे और हायर लेवल पे चले जाएँगे। अब वहाँ पे खाली स्पेस हो गई। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कि वाटर स्प्लिट हो जाएगा। मतलब अब जो पानी रूट्स के ज़रिए आया है, ठीक है? वो पानी क्या होगा? वो पानी टूट जाएगा किस-किस चीज़ में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और साथ इलेक्ट्रॉन में। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएँगे? वो उन क्लोरोफिल में चले जाएँगे, ठीक है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हो गए थे। मतलब
अगर यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके ऊपर चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे सनलाइट पड़ी, सनलाइट के पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, पानी का मॉलिक्यूल टूट के जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे वो इलेक्ट्रॉन इन क्लोरोफिल में जो खाली जगह बनी थी वहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में होता है, ठीक है। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है क्योंकि लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इक्वेशन बताई हुई है कि किस तरह पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ऑक्सीजन आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। फोटोलाइसिस जो है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गए थे तो वो क्या बनाएंगे, ATP, NADPH और साथ ऑक्सीजन भी बनेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर तीसरा स्टेप है ATP सिंथेसिस, ठीक है। अब द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज़ हुए थे, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, तो जब ये दोबारा यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी यहाँ कम हो जाएगी और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ATP की फॉर्म में। यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ATP की फॉर्म में। सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ी, लाइट एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने जब लाइट एब्जॉर्ब की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो यहाँ खाली जगह हो गई और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ खाली जगह हो गई। तो फिर यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा और यहाँ क्लोरोफिल में जो खाली जगह बन गई थी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के बाद फिर जब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, जब वो दूसरे क्लोरोफिल पे गिरेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो एनर्जी जो यहाँ रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ATP की फॉर्म में, ठीक है। अब दोबारा द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, के जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगी। वो जो चेन है जो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रही है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं। फिर इस चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, हायर से लोअर नीचे जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ATP के फॉर्म में। अच्छा, फिर आगे जाके NADPH की सिंथेसिस होगी। इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल के 2 के हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ATP और हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एंड रिड्यूस एंड एज NADP एज NADPH। अच्छा, यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है, रिड्यूस यानी रिडक्शन हुआ, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन को ऐड करवा देना, यानी NADP के अंदर हाइड्रोजन आयन को यानी NADPH में कन्वर्ट करवा देना, ये रिडक्शन हुई। तो मतलब कैसे ये NADPH बन रहा है। अब यहाँ देखो, जो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ था, ये जो यहाँ हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुए हैं, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ जाके इस NADH के साथ रिएक्ट करेंगे और इस NADH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NADPH। दो चीज़ें बनी, एक ATP बनी और एक NADPH बनी, ठीक है। कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल टूटे थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन आयन है वो वहाँ NADP के साथ को रिड्यूस करके NADPH बना लेगा, ठीक है। अब अगर हम इसके फाइनल इक्वेशन की बात करें तो फाइनल इक्वेशन में ये है कि लाइट एनर्जी ने और पानी के मॉलिक्यूल आपस में मिले, ठीक है। लाइट एनर्जी जब पानी के मॉलिक्यूल आपस में मिले तो ATP बनी, NADPH और ऑक्सीजन बनी, ठीक है। अब ऑक्सीजन आपने ये भी पढ़ लिया कि ATP कैसे बनी, कि जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन हाई से लो लेवल पर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब हाई से लो लेवल पर जा रहा है तो उसके जाने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और जो पानी का मॉलिक्यूल टूटा था, पानी के मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन था वो NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देता है। और जो O2 है वो कहाँ से आता है, ये O2 आता है इस ऑक्सीजन से। पानी का जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एज बाय प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती है,
ठीक है। और हम इस लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी बोलते हैं। इसको हम जी स्कीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डायग्राम है ये आप देख सकते हो, ये आपको जेड की फॉर्म में दिखाई दी जा रही है। ठीक है, जो डायग्राम होती है वो जेड जिगजैग होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन थाइलाकॉइड में हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, और इस ये जी शेप पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है पानी के मॉलिक्यूल से लेकर। ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल टूटा था तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, जिसने फिर NADP को कन्वर्ट किया NADPH में और साथ ATP बनाए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था लाइट रिएक्शन का। और इसके बाद जो है डार्क रिएक्शन वाला टॉपिक रह गया है।